हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि एटमॉस्फेयर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, ऐसे ही आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ते जाओगे, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा ब्रॉड होता जाएगा। तो एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो प्यारी अर्थ है, इसके अराउंड एक ब्लैंकेट है एयर का, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो कि हमें सन की रेडिएशन से बचाता है। ये आप पिक्चर में देख रहे होगे एनिमेशन में कि जो ये पोर्शन है ना, जो एक ब्लैंकेट की तरह वर्क कर रहा है हमारी जो सन रेडिएशंस हैं उनसे बचाने के लिए, इसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो है वो बना किस किस से है? द एटमॉस्फेयर प्राइमली कंप्राइजेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और अदर गैसेस, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ये सब। इन लेसर क्वालिटीज जैसे कि हीलियम है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 1% से भी कम है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब ये क्या कह रहा है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो सन की हैवी रेडिएशंस आएंगी, जिससे क्या है, बहुत सारी डिजीज होंगी और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब था एटमॉस्फेयर के बारे में। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैस कितनी प्रेजेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, 78% नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है, 21% ऑक्सीजन जो है हमारे पास अवेलेबल है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 20.9% ऑक्सीजन है। लेकिन आप क्लास 7 में हो तो आपको इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप 21% लिखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में 21% है। अदर गैसेस जो 1% है, 1% गैसेस में जैसे कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सब आता है। द कंपोजिशन ऑफ एयर डज नॉट चेंज एज यू ट्रेवल थ्रू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट चेंज इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप यहाँ पर अगर रेशियो है 70-30 का रेशियो है ना, तो आप कितने ऊपर चले जाओ एटमॉस्फेयर में, ऊपर भी 70-30 का रेशियो ही मिलेगा। बस जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो कम हो जाएंगे। तो ये था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। आपको याद क्या करना है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज है। अदर गैसेज में नाम पूछ सकता है आपसे कि कौन सी है, तो वो है ओजोन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन वर्ल्ड टेम्परेचर कोज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी वजह से हमारा वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसे बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी सी इन सी लेवल, क्रॉप्स, रेनफॉल, ह्यूमन हेल्थ। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल में चेंजेस आते हैं, हमारी क्रॉप्स जो है उसमें चेंजेस आते हैं, जो क्रॉप्स हैं वो कम उगती हैं, रेनफॉल कम होती है, ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो एवरेज लाइफ है वो कम हो जाती है। अब हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। सनलाइट आती है हमारी अर्थ पे, फिर अर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में एयर के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ग्रीन हाउस गैसेज के, वो इस सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो सनलाइट है वो बाहर नहीं जा पाती, और ये एक ब्लैंकेट, जैसे कि ब्लैंकेट का काम तो कर ही रहा था एटमॉस्फेयर, तो इस ब्लैंकेट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जो हो ट्रैप हो जाती हैं, जिससे क्या है हमारा ग्लोबल एटमॉस्फेयर, जिससे क्या है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है या फिर डायग्राम बनवा सकता है। तो सबसे पहले जो नीचे सबसे लिस्ट में लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। आपसे अपोजिट वे में पूछ सकता है कि एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। अब इसकी ट्रिक क्या है इसको याद करने की? मान लीजिए आपको याद नहीं हो रही है लाइन वाइज, तो
ऊपर से याद करते हैं। एक थी मेरी सहेली ट्रोपो, ठीक है। इस ट्रिक से मैंने इस ट्रिक से याद कर रखा है कि एक थी सहेली मेरी ट्रोपो। एक से क्या है कि एक्सोस्फेयर बन जाएगा, थी से थर्मोस्फेयर, मेरी मेसोस्फेयर, सहेली स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। माउंटेन्स तक जो है एरिया उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर वो है जिसमें एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या होती है? जो हमारा ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है, ऑक्सीजन का O2 होता है। मेसोस्फेयर में क्या है, तो जो मीटियोर्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं क्योंकि एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में जो है एयर प्रेजेंट नहीं होती। तो मेसोस्फेयर जो फर्स्ट लेयर है जिसमें एयर आती है, तो फ्रिक्शन के कारण मेसोस्फेयर में जो मीटियोर्स हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। ये सब आपको याद करना है, फैक्चुअल डाटा है। अब क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वेदर क्या है? वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर क्या है कि जो छोटा टाइम पीरियड होता है ना किसी भी एरिया का, उसे बोलते हैं हम वेदर। जैसे कि आज आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आज आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। एक शॉर्ट टर्म की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम वेदर बोलेंगे। अब क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग पीरियड की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसका क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून, क्योंकि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है और मॉनसून विंड से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसका नाम है, इसके क्लाइमेट का नाम है ट्रॉपिकल मॉनसून। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया के क्लाइमेट का नाम क्या है, वो है ट्रॉपिकल मॉनसून। अब बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेवरल स्केल्स इंक्लूडिंग फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट है हॉटनेस या कोल्डनेस का। मान लीजिए आपके पास कोई भी कोल्ड ड्रिंक है तो वो कितनी ठंडी है, या फिर कोई टी है आपके पास वो कितनी गर्म है, इसको मेजर करने की टर्म को हम बोलते हैं टेम्परेचर। ये किससे मेजर किया जाता है? थर्मामीटर से। ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन। आइसोलेशन क्या होता है? जो हमारी सन रेज हैं वो अर्थ पर आती हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अर्थ सरफेस है, वरना कोई भी एरिया पर अगर मान लीजिए ये एरिया है और एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। मान लीजिए बिल्कुल ही हल्की चीज़ है, जैसे कि ये है एक प्लास्टिक की चीज़ है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हवा आई और हवा लगने के बाद ये इस साइड मूव कर रही है, तो एयर प्रेशर की वजह से मूव कर रही है, तो इसे बोलते हैं हम एयर प्रेशर। जैसे कि इसके फेस पर लग रहा है कि हवा आ रही है और ये पीछे हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है विंड। अब विंड में क्या पूछ सकता है? विंड की डायरेक्शन क्या होती है? तो विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हमेशा आपको याद करना है, 6 to 12 हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अब जो ये आपके पास डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप किसी यूपीएससी लेवल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो टॉपिक है, ये जो डायग्राम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको क्या करना है, अगर आपसे ये विंड्स जो हैं याद हो सकें तो बहुत अच्छा, वरना सिर्फ आप इस डायग्राम को एक बार देख सकते हैं। इस डायग्राम को हम कवर करेंगे जब हम मेन कोर्स करेंगे ज्योग्राफी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें हम इस डायग्राम को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब क्या है, मॉइस्चर क्या होता है? मैंने इसको ब्लैंक क्यों छोड़ा है कि मॉइस्चर को समझाने के लिए। मॉइस्चर क्या है? मान लीजिए हमारी एयर है, ठीक है, उसके अंदर जब वो इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स आ जाती है ना, तो हमारे सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो मॉइस्चर की वजह से होती है, ठीक है। अब जो मॉइस्चर है वो कैसे आता है, इसको हम वाटर साइकिल से समझ लेते हैं। वाटर साइकिल आपके फिलहाल सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। मान लीजिए ये कोई भी वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर सन है, तो सन की रेज आती है ना जब, तो इससे क्या है, वाटर वेपर्स फॉर्म होती हैं और ये क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। इससे क्या है, फिर ये हायर रीजन में जाके इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है क्लाउड्स का, जिसके कारण क्या है, ये वाटर वेपर्स जो हैं ये वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और रेन होती है,
ठीक है, तो ये था मॉइस्चर का कंसेप्ट। अब रेनफॉल क्या है? रेनफॉल आपके सिलेबस में 3 टाइप की दे रखी है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें क्या होता है कि जब हमारा सन होता है और सन की रेज अर्थ पर आती हैं या फिर किसी वाटर बॉडी पर आती हैं, तो उससे क्या वाटर वेपर्स फॉर्म होती हैं और वो क्लाउड्स फॉर्म करती हैं जिससे रेन होती है। सिंपल रेनफॉल को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर ऐसे ट्रैवल कर रही होती है ना, तो इसे बोलते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। मतलब कि जैसे कि आपको पता है, जैसे कि वार्म एयर जो है वो लाइटर होती है तो वो ऊपर रहेगी, कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है तो नीचे रहेगी। और जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है वो मूव करती हैं। तो कोल्ड एयर और वो वार्म एयर जैसे कि मान लीजिए ऐसे आ रही हैं, तो ये आपस में टकराती हैं। टकराने के कारण क्या है, एक साइक्लोन फॉर्म होता है। मान लीजिए ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, ये आपस में आ रही है और आपस में आने के बाद ऐसे टकराने के बाद एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस साइक्लोन की फॉर्म होने से जो वाटर वेपर्स हैं ये ऐसे घूमते हुए ऊपर जाएंगी, तो इसे बोलते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। अब नेक्स्ट जो है वो है रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। मान लीजिए यहाँ पर हमारी वाटर बॉडी है और वाटर वेपर्स ऐसे अबव गई और यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म किया। ठीक है, क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस माउंटेन के इस रीजन में बारिश हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो हमारी हिल की टॉप थी, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया जिसके कारण वाटर वेपर्स जो है वो यहीं पर रेन में कन्वर्ट होगी और यहीं पर बारिश होगी। तो इसे बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल। इसी में बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतने ही टाइप्स हैं। अब आपकी बुक में जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे थे। अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन दिस पार्ट ऑफ सन्स एनर्जी। मान लीजिए सन की एनर्जी इतनी है तो उसमें से सिर्फ एक ही जो पार्ट है वो अर्थ रिसीव करती है। मैंने इस पर इंटरेस्टिंग फैक्ट बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम किसी से मेजर करते हैं, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में, और इसकी एसआई यूनिट जो है वो है सेल्सियस। और किसने बनाई थी ये? एंडर्स सेल्सियस ने। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो वारुण क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।